हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को पता है जैसे कि हम टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर सेक्शन के उनको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जिनका भी जीओआईटी का एग्ज़ाम है, चाहे जिनका भी प्रोग्रामर का एग्ज़ाम है, चाहे जिनका ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, उन सभी को एक ही जो सेक्शन है वहाँ पे उनको हेल्प मिल सके। ओके, तो जो भी बच्चे हैं जो इस सीरीज़ को देख रहे हैं, आई होप उनको जो प्रोग्रेस है उनको अपनी प्रोग्रेस दिख रही होगी कि सर हम जब हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और जो अभी हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हमें उनकी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का एक लेवल है वो थोड़ा हमारा अप हो गया होगा। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ सभी का इतना तो अप हो गया होगा कि आप अभी क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, है ना? तो चलो हम आज जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइन स्पेसिंग ऑफ अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2010। ओके, यहाँ पे बात करिए कि लाइन स्पेसिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करिए। दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। ओके, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है। फिर सेकंड दे रखा है लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डायन। देखो डायगोनल स्पेस नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इनकरेक्ट बन जाएगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो हमारा कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ओनली पी। क्योंकि लाइन स्पेसिंग का मतलब ही क्या होता है कि आप एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना आप स्पेस दे रहे हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक आपकी ये वाली लाइन है और दूसरी आपकी ये लाइन आ गई, तो इन दोनों लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोल देते हैं। और मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि बेटा हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की लाइन स्पेसिंग होती है ना। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, दिस इज माई बुक, ऐसे करके लिखा है टेक्स्ट, और दूसरा ये आपका एक लाइन के ऊपर है। ओके, तो दूसरा टेक्स्ट आपने लिखा है किसी और जगह पे, मान लेते हैं इसका लिखा है आपने कि आई एम हैप्पी टुडे। ओके, आई एम हैप्पी टुडे, ऐसे करके आपने टेक्स्ट लिखा है। अब देखो लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लाइन स्पेसिंग देते हो तो लाइन स्पेसिंग से होता क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कितनी लाइन स्पेसिंग है, जो मैंने आपको बताई थी कि आपके पास जो मिनिमम जो एग्जाम रेलिवेंट बनती है वो 3 बनती है, बस तो और भी पूछी जाती हैं। तो जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एक बनता है हमारे पास सिंगल का, एक बनता है डबल का, और एक बनता है हमारे पास 1.5 लाइन स्पेसिंग का। ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। तो लाइन स्पेसिंग होती है जब आप एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाते हो या कम करते हो। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल ये कितना है, मान लेते हैं ये हमारा आ गया सर हमारे पास सिंगल लाइन, ठीक है, या फिर इसको आप बोलो जो हमारे पास 1 होता है इसको बोल लेते हैं हम कि सर ये हमारे पास सिंगल लाइन स्पेस है। तो सर 1.2 कितना हुआ या फिर 2 कितना हुआ, अगर आपको 1.5 देना है तो 1.5 कितना होगा, इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा। ओके, मान लेते हैं ये हमारा अगर 1 है तो ये हमारे पास 1.5 की स्पेसिंग हो जाएगी इतनी, और 2 कितनी हो जाएगी सर, 2 इससे और बड़ी हो जाएगी, है ना, इससे 1 का दुगना ही हो जाएगी लाइन स्पेसिंग 2। तो इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग देना, कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, गैप को बड़ा या छोटा या बड़ा कर रहे हैं। तो ये आती है हमारी लाइन स्पेसिंग। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे नोट करने हैं। एक तो लाइन स्पेसिंग चलो आपको लग गया पता कि सर हम कहाँ देते हैं, बेसिकली सर हम देते हैं जहाँ पे हमें वर्टिकल स्पेस देखना होता है। वर्टिकल स्पेस समझ गए ना, कि एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई, इन दोनों के बीच में जो ये वर्टिकल स्पेस है, ओके, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्पेस। वर्टिकल स्पेस देने का काम करती है कौन, लाइन स्पेसिंग। अब जो एग्जाम रेलिवेंट है, जो शॉर्टकट पूछी जाती है, एक पूछी जाती है कंट्रोल+1। मैंने आपको पहले ही बताई थी कंट्रोल+1 किसके लिए होती है, जब आपको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से वर्ड सेट करना पड़ता है सिंगल में। ठीक है, जब आपको सिंगल सेट करना है, सिंपल आप इसको नोट कर लेना सिंगल के लिए। और आपकी दूसरी पूछी जाती है सर कंट्रोल+5, वो होती है सर हमारे पास अगर हमें 1.5 लाइन स्पेसिंग देनी है। ओके, इसके अलावा और मैंने क्या बताया था, हमारे पास आती है कंट्रोल+2। कंट्रोल 2 किस लिए आती है, जब हमें सिंपली डबल देनी है, डबल लाइन स्पेसिंग। ठीक है, जैसे नॉर्मल सिंगल में तो एक आएगी, डबल में क्या होगा, उसका जस्ट दुगना होगा। तो जो ये 3 बनती हैं वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम रेलिवेंट होते हैं ये सारे। इनको आपने क्या करना है, कॉपी में नोट करके लिख लेना है। ओके, ये आ गया हमारे पास किसका सर, ये आ गया हमारे पास लाइन स्पेसिंग का। देखो और दूसरा क्या पूछा जाता है, ये आपने नोट करना है, दूसरा पूछा जाता है आपका पैराग्राफ स्पेसिंग का, है ना। पैराग्राफ स्पेसिंग बेसिकली आपकी 2 तरीके की होती है। और पैराग्राफ स्पेसिंग काम क्या करती है, बेसिकली जो आपका पैराग्राफ होते हैं उसमें आपको पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस देना है या फिर पैराग्राफ के बाद में कोई स्पेस देना है। तो ये काम देने के लिए हम पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आपको इसको नोट करना तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे नोट कर लेना कि सर हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग होती है जो डिफरेंट होती है लाइन स्पेसिंग से, क्योंकि जो हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग होती है वो ऐड करती है स्पेस किस में, बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ। जैसे मान लेते हैं आपने एक पैराग्राफ बनाया अपना, ठीक है, ऐसे करके अपना एक पैराग्राफ बनाया। ओके, यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, है ना, यहाँ से अपना एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। अब देखो 2 कंडीशंस है, मैं चाहता हूँ कि जो ये पैराग्राफ है, अरे मैं पैराग्राफ यहाँ से इस ऊपर वाली पैराग्राफ की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि मुझे इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है, उसका जो स्पेस मैंने दिया है, जो इतना-इतना स्पेस आपको दिख रहा है, मुझे ये हटाना है। इसको मैं
किसी और कलर से हाइलाइट कर देता हूँ। मान लेते हैं मैं मुझे इस कलर इस जो यहाँ पे जो ये स्पेस है दिख रहा है ना आपको, मुझे अगर इसको हटाना है, तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर स्पेस रिमूविंग, है ना? आफ्टर स्पेस रिमूविंग। क्योंकि मैं किसका कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ अभी, मैं ऊपर वाली लाइन का कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ कि अभी मैं ऊपर वाली लाइन पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आगे वाली लाइन है, उसका स्पेस मुझे रिमूव करना है। ओके? तब भी हम किसका यूज़ करते हैं बेसिकली पैराग्राफ स्पेसिंग का ही यूज़ करते हैं। उसमें पैराग्राफ में हम क्या यूज़ करते हैं हम आफ्टर स्पेसिंग रिमूव करने का। ठीक है? कि जो मेरे पास पैराग्राफ में के बाद जो स्पेसिंग है मुझे उसको हटाना है तो आफ्टर स्पेसिंग हम यूज़ करते हैं। और वही इसका उल्टा क्या आता है कि अगर आपको बिफोर पैराग्राफ में रिमूव करना है, मान लेते हैं अभी आप कहाँ पे हो? अभी आप नीचे वाली लाइन पे हो। इसी एग्ज़ाम्पल को हम उल्टा कर लेते हैं कि अभी आप इस वाली लाइन पे हो, नीचे वाली लाइन के ऊपर हो और आप चाहते हो कि आपके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है अगर आपको उसको रिमूव करना है। तो इसके लिए आप कौन-सा यूज़ करोगे? सर हम बिफोर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। है ना? बिफोर स्पेसिंग का हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। समझ आ गया कि क्या होता है? आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करने का मतलब कि बिफोर करना है तो ऑब्वियसली आप कहाँ पे आपको आपके जो पीछे वाला है उसको रिमूव करना है, स्पेस को। और आफ्टर का मतलब है कि आपको आपके जो पैराग्राफ के आगे का जो आपने स्पेस दिया एक्स्ट्रा अगर आपको उसको रिमूव करना है। तो ये पूछा जाता है आफ्टर और बिफोर ये किससे रिलेट होते हैं? ये हमारे पास सर पैराग्राफ से रिलेट करते हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आपने नोट कर लेना है। ओके? बाकी देखो इसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में रिलेवेंट बनती हैं। देखो एक आता है हमारे पास मल्टीपल स्पेसिंग, है ना? मल्टीपल स्पेसिंग में क्या-क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे अगर आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेसिंग देनी है 1.3, 2.5 तो उसके लिए आप कौन-सा ऑप्शन यूज़ करते हो? अलग-अलग स्पेसिंग का क्योंकि ये सारे हमें ना एडिटिंग में मिल जाते हैं। जब आप एडिट पे जाते हो, तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो ये सारी चीज़ें और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो लाइन स्पेसिंग मिलती कहाँ है? बेसिक चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि कहाँ पे अवेलेबल होती है लाइन स्पेसिंग, तो आप बोलेंगे सर लाइन स्पेसिंग हम कहाँ पे जाएँगे? सबसे पहले हम जाएँगे अपने होम के अंदर। ओके, होम टैब के अंदर जाएँगे। होम टैब के बाद हम कहाँ पे जाएँगे? हम सर हमारा एक ग्रुप होता है, ग्रुप कौन-सा होता है? बेसिकली सर हमारे पास एक पैराग्राफ ग्रुप होता है ना? पैराग्राफ हमारे पास ग्रुप होता है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको क्या मिल जाता है? बेसिकली सर हमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है ना? इसके अंदर आपको मिल जाएँगे लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन। ठीक है? लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन। लाइन स्पेसिंग समझिए ना कौन-कौन से होगा? अगर आपको सिंगल देना है, डबल देना है, 1.5 देना है, मल्टीपल देना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे? पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, जो कहाँ पे आपको मिलेगा? आपके होम टैब के अंदर। ये पूरा आपके एक रास्ता होता है किसी ऑप्शंस के ऊपर जाने का। तो ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना? इसके अलावा देखो और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट बन जाती हैं इसी से ही कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपको हॉरिज़ॉन्टल स्पेस देना है, ठीक है? तो हॉरिज़ॉन्टल स्पेस बेसिकली कहाँ दिया जाता है? कैरेक्टर के बीच में। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला लाइन के बीच में बोला, लाइन स्पेसिंग क्या होता है हम वर्टिकल स्पेसिंग देते हैं, ठीक है? लाइन में हम क्या करते हैं वर्टिकल स्पेस देते हैं, ओके? पर जब हम कैरेक्टर्स की बात कर देते हैं ना, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, सर हम इसे थोड़ा एग्ज़ाम्पल बता देंगे। देखो एग्ज़ाम्पल कुछ बड़ा ईज़ी है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपने कुछ अल्फ़ाबेट लिखा है एबीसी, है ना? अब आप चाहते हो आपने इनके बीच में स्पेस देना है। इनके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो आप कैसे दोगे? आप ऐसे देखो ना ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे किस टाइप की स्पेसिंग हुई? यहाँ पे सर हमारी हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग हुई। तो जो ये आपको यहाँ पे ये दिख रही है ये किस टाइप की आ गई हमारे पास? हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग। तो हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग का यही पूछा जाता है कि हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग आप देते कहाँ पे हैं? तो सर हॉरिज़ॉन्टल जो हमारी स्पेसिंग होती है, जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, ए और बी के बीच में स्पेस दे दिया और बी और सी के बीच में जो स्पेस दे दिया, ये हमारा हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग आ गया। और सर इसको हम देते हैं जब हम बात करते हैं किस चीज़ की? सर कैरेक्टर स्पेसिंग की। कैरेक्टर स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे हम देते हैं हॉरिज़ॉन्टल स्पेसिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस इसमें भी। चाहे टीसीएस की बात कर लो, चाहे किसी और की बात कर लो, वहाँ पे ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, fill in the blank was the first browser to display images in line with the text instead of displaying images in a separate window। देखो यहाँ पे अब इसके बोलने का मतलब क्या है कि जो सबसे पहला ब्राउज़र था उसने क्या किया है, इमेजेस के साथ टेक्स्ट, जैसे मान लो ये आपकी फ़ोटो आ गई, इस फ़ोटो के साथ क्या हो गया बेसिकली, इस फ़ोटो के साथ ही क्या इंक्लूड कर दिया, टेक्स्ट को इंक्लूड कर दिया। तो ये जो फ़ीचर है अभी तो नॉर्मल है, अभी तो सभी आप देख ही सकते हो, कोई हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे ये सारी ईज़िली दिख जाती हैं। पर पुराने टाइम पे ये नहीं दिखता था। तो ये जब से पहले कौन से ब्राउज़र ने इसको सपोर्ट किया था, तो ये हमारा मोज़ैक होता था। इसने क्या था इसको सपोर्ट किया था, है ना? कि ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ब्राउज़र है, जिसने क्या किया है, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्राउज़र तो टर्म लिखी है, पर टर्म के साथ इन्होंने एक और चीज़ ऐड करी है, डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विद टेक्स्ट। ओके, ये आपने याद रखना है, जब तक ये नहीं लिखा होगा, तब तक इसका आंसर मोज़ैक नहीं होगा, ये भी आपने याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी
कि जो हमारा सबसे पहला ब्राउज़र था, वो कौन था आपके पास? वो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब था। ओके, ये नहीं भूलना है आपने, जो मैंने आपको बेसिक में करवाया ना, मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी कि आपका जो सबसे पहला ब्राउज़र था, सबसे पहला क्या हमारे पास था? फर्स्ट वेब ब्राउज़र हमारे पास कौन था? सर हमारे पास था वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा साथ में लिखा होता है ये, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है? और ये कब बनाया गया था? सर ये 1991 में आपने बताया था बना था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये मैंने बताया था, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उनका नाम था टिम बर्न्स-ली। ये चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी। किसने बनाया था? सर ये हमारे पास टिम बर्न्स-ली के द्वारा इसको बनाया गया था। ओके, कब बनाया था? 1991 में इसको बनाया गया था। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब ये मैंने चलो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। अब आपने इसमें एक और पॉइंट ऐड करना है कि वर्ल्ड वाइड वेब जब ये बना था 1991 में बना था, पर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया था, है ना? इसका नाम रीनेम हो गया था। रीनेम किसमें कर दिया था इसका नाम? इसका नाम रखा था नेक्सस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नेक्सस का पुराना नाम क्या था, तो भी वर्ल्ड वाइड वेब आता है। ओके, या फिर उल्टा पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब को जो नया नाम दिया गया था, ओके, ये कौन सा नाम था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम नेक्सस चेंज कर दिया था। ओके, तो ये कुछ पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम रेलिवेंट बनते हैं। बाकी देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, अगर हम इसी की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो देखो इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मोज़िला का दे रखा है, मोज़िला का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है, अगर मोज़िला की बात कर लेते हैं, मोज़िला का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जो हमारे पास फायरफॉक्स ब्राउज़र है ना? फायरफॉक्स एक हमारे पास है, आपको पता है ना ब्राउज़र है एक, तो जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ये किसका प्रोजेक्ट था? तो ये सर हमारे पास मोज़िला का ही प्रोजेक्ट था। ओके, मोज़िला का ये हमारे पास प्रोजेक्ट था, ठीक है? मोज़िला प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारे पास फायरफॉक्स ब्राउज़र जो था वो बना था। और ये किस टाइप का ब्राउज़र है? सर ये हमारे पास ओपन सोर्स ब्राउज़र है। ये इंपॉर्टेंट आता है इसमें टर्म कि सर ये हमारे पास ओपन सोर्स क्या है? ब्राउज़र है। इससे ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको क्या करना है? नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या क्या पॉइंट बनते हैं ब्राउज़र के, अगर हम ब्राउज़र की बात ही कर ही रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, जो एग्जाम रेलिवेंट आपको बन सकते हैं। एक तो ये पॉइंट बन सकता है कि मान लेते हैं कल को पूछ लिया कि क्योंकि यहाँ पे मोज़ेक, तो आपको चलो राइट आंसर आ गया कि यहाँ से इमेजेस वगैरह ऐड होनी स्टार्ट हो गई थी। पर यहाँ पे एक ब्राउज़र दे रखा है लाइनेक्स, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन-सा ब्राउज़र था जो टोटली टेक्स्ट बेस्ड था, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा ऐसा ब्राउज़र था, ये क्या है, एक तरीके से प्योरली टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है। मतलब इस पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी या फिर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो ओनली टेक्स्ट की बेस के फॉर्मेट में आपको मिलेगी। ना तो इसमें कोई फ़ोटो दिखेगी, ना तो इसमें आपको कोई ऑडियो मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट ब्राउज़र होता है ये। इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइनेक्स क्या है बेसिकली सर? इट इज़ अ इट इज़ अ प्योरली टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। ओके, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। और लाइनेक्स सर बना कब था? देखो, जो हमारा फर्स्ट ब्राउज़र बन गया था ना, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसके जस्ट अगले साल ही इसको बनाया गया था। तो ये 1992 में बना था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं जो रेलेवेंट बनती है, एग्जाम रेलेवेंट और बन जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ बन जाता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास सर एक प्रोजेक्ट आता है, कौन-सा प्रोजेक्ट आता है आपके पास? मोज़ैक, है ना? मोज़ैक को किसने डेवलप किया था? क्योंकि यहाँ पे बात करी है ना मोज़ैक की, तो आपने ये भी याद रखना है कि मोज़ैक कब आया था? सर ये 1993 में आया था मोज़ैक हमारा, ये हमारा 1993 में आया था। किसने बनाया था? क्योंकि कोई ना कोई संस्था तो इसको बनाती है, तो इसको बनाया था एनसीएस, एनसीएससी ने इसको बनाया था। और कई बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता, तो वो लिख लेना, इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, बेसिकली इस ये कंपनी थी ना, इस संस्था थी, इसने बनाया था कौन सा? हमारा मोसैक। और कब बनाया था सर? 1993 में बनाया था। ओके, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी देखो, जो हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर होता है ना, ठीक है, इसको बेसिकली, क्योंकि इसके बाद ना कि जब मोसैक हमारा बन गया था ना, इसके बाद एक और ब्राउज़र आया था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसका नाम क्या था हमारे पास? नेटस्केप नेविगेटर। तो नेटस्केप नेविगेटर के क्या-क्या क्वेश्चंस बनते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो मैं वो आपको लिखवा रहा हूँ सारी। ठीक है? आप ऐसे नहीं समझना कि सर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेलेवेंट नहीं है या फिर नहीं है ना? बाकी केवल यही चीज़ मोज़ेक का यही पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ब्राउज़र या फिर फर्स्ट ग्राफ़िकल वेब ब्राउज़र कौन है? अगर ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए ना कि फर्स्ट ग्राफ़िकल वेब ब्राउज़र कौन है? ग्राफ़िकल समझ गए ना, जहाँ पे फ़ोटो का यूज़ किया हो, वही यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि ऐसा ब्राउज़र जहाँ पे डिस्प्ले इमेजेस इन रहा है, मतलब ऑब्वियसली फ़ोटोज़ का यूज़ किया है। तो ग्राफ़िकल ब्राउज़र भी कौन हो गया सर? हमारे पास मोज़ेक ही हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन ना घुमा-फिरा के पूछता है एग्ज़ामिनर।
तो यहाँ पे चलो मैंने आपको क्या बता रहा था, मैं बेसिकली ये बता रहा था कि जो हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर है, ठीक है? ये बेसिकली किसके एक तो बोल सकते हैं ना कि मतलब हमने किसका रेफ़रेंस लिया इसको बनाने के लिए, तो हमने मोज़ेक का ही रेफ़रेंस लिया था। तो इसको नोट कर लेना, एग्ज़ाम पूछा गया था कि जो आपका नेटस्केप नेविगेटर है, ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय किसके डायरेक्टली इंस्पायर था? तो ये हमारे पास सर मोज़ेक का जो कांसेप्ट था उसके ऊपर ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड था। ओके, ये क्योंकि ये सारे नाम मैं आपको तो लिखवा रहा हूँ कि बाय चांस कभी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ कौन-कौन से हमारे पास ब्राउज़र थे या फिर होते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सर नेटस्केप नेविगेटर होता है, जो बेसिकली हमारे पास क्या था, एक तरीके से हम बोल देते हैं इसको कि ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड था। डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय मोज़ेक। ओके, ये काफ़ी बार चीज़ें पूछी गई हैं, तो इनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है? तो बाकी तो चलो यहाँ पे यही है, बाकी ये मैंने बता दिया लाइनेक्स का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना? बाकी ओपेरा तो आपको पता ही है, बेसिकली ओपेरा का यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर काफ़ी डीप में किसी ने क्वेश्चन पूछना होगा आपसे, तो आपसे ये ओपेरा का एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपेरा जो आपका ब्राउज़र था, क्योंकि ओपेरा का यही क्वेश्चन आता है। ठीक है? ओपेरा का यही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ब्राउज़र टू इंट्रोड्यूस टैब्ड ब्राउज़िंग, बेसिकली जहाँ पे आप टैब देखते हो ना कि एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, इसके अलावा स्पीड डायल फीचर, ये भी किसने दिया था? ये ओपेरा ने दिया था। तो ये 2 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि सर हमारे पास फर्स्ट ब्राउज़र, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ओपेरा की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ब्राउज़र टू इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस द टैब्स। ओके, जो आप टैब देखते हो ना वो, टैब्स लिख लेना या फिर टैब्ड लिख लेना इसको, जैसे आपको ठीक लगे। टैब्स या टैब्ड ब्राउज़िंग एंड इसके अलावा क्या दिया था उसने? स्पीड डायलॉग फीचर, ठीक है? जो आपको शॉर्टकट दिखती है ना, वो सारे भी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए थे? ओपेरा ने किए थे। क्योंकि ओपेरा अगर आप नियर अबाउट 90s की बात करें तो उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था ये, है ना? क्योंकि उसने सबसे पहले टैब का फीचर दिया, स्पीड मतलब शॉर्टकट वगैरह कमांड दी, क्या-क्या शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्पीड डायल्स वगैरह शॉर्टकट फीचर होते थे, वो भी किसने दिए थे? ये हमारे सर मोज़िला ने ही दिए थे, है ना? ये क्योंकि ये क्वेश्चन ना बेसिकली शायद मतलब हाई एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, शायद एसएससी में पूछा गया है या फिर यूपीएससी वगैरह में पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ैक्ट कि हमारे पास फर्स्ट ब्राउज़र कौन था, जहाँ पे टैब की जो ब्राउज़िंग थी वो स्टार्ट हुई थी। तो इसमें ये आपने नोट करके लिख लेना है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास इसकी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज़ नोटबुक, कि हम नोटबुक किसको बोलते हैं? तो मैंने क्या बताया, नोटबुक क्या होता है? जिनको आप ईज़िली कैरी कर सकते हैं। तो वो कौन-से आ जाते हैं सर हमारे पास? लैपटॉप, कंप्यूटर आ जाते हैं, है ना? लैपटॉप होते क्या हैं सर? बेसिकली हमारे पास पोर्टेबल बोल लो, लैपटॉप्स को हम क्या बोल देते हैं सर हमारे पास? पोर्टेबल कंप्यूटर बोल लो या फिर हम फोल्डेबल बोल लो आप, या फिर आप सिंपली बोलो कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एक बैग के अंदर आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? लैपटॉप बन जाते हैं, या फिर इनको हम बोल देते हैं नोटबुक बोल देते हैं, या फिर पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे रिलेटेड बनती हैं। बाकी देखो यहाँ पे मल्टी कोर लिखा है, तो मल्टी कोर मैंने क्या बताया था? मल्टी कोर बेसिकली होता है जहाँ पे आपको प्रोसेसर के छोटे-छोटे टुकड़े तैयार किए जाते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी इन द एंड बढ़ सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपको बताया था कि हमारे पास सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन होते हैं? सर हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। बाकी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अगर हम वेदर फोरकास्टिंग या फिर साइंटिस्ट रिसर्च की बात करें तब भी सर हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, है ना? बाकी मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए क्या बताया था? क्योंकि मेन फ्रेम के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने आपको मेन फ्रेम के काफ़ी बार रिवाइज़ भी करवा दिया है कि बेटा हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जिनका मेन मोटिव ही क्या होता है? बेसिकली लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, है ना? लार्ज स्केल में अगर आपको डाटा प्रोसेसिंग करवानी है, ठीक है? लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग का जो काम करता है वो कौन करता है? वो भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही करता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल भी क्या दिया था, जैसे मान लेते हैं बैंक के एग्ज़ाम्पल होते हैं ना, बैंक ले लो या फिर आपकी एयरलाइन्स हो गई, तो ये सारे क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करते हैं। तो ये किसके एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं? हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं। बाकी देखो वर्क स्टेशन का पूछा जाता है कि बेटा बताओ वर्क स्टेशन क्या होता है ना? क्योंकि जो बड़े-बड़े कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे अलग-अलग क्या होते हैं? सिस्टम्स होते हैं, अलग-अलग उनके अपने वर्क स्टेशन होते हैं। तो वर्क स्टेशन का भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्क स्टेशन क्या होते हैं? तो आपने याद रखना है कि सर अगर बात की जाए वर्क स्टेशन की, तो वर्क स्टेशन के क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्क स्टेशन होते क्या हैं? बेसिकली सर ये हमारे पास सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं। ये ऐसा नहीं बोलना कि मल्टी होते हैं। वर्क स्टेशन हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है बेसिकली कि जो हमारे पास वर्क स्टेशन होते हैं ना, कि इनकी प्रोसेसिंग पावर नॉर्मल सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है? जैसे हम नॉर्मल घर में अपने कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, अब ऐसा नहीं बोलो कि सर जी मेरे पास अपना कंप्यूटर है तो वो मेरा वर्क स्टेशन आ गया। ऐसा नहीं बोल सकते आप। क्योंकि जो वर्क स्टेशन होते हैं ना, उनका जो
पावरफुल मतलब वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ पावरफुल होते हैं। आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर है मान लेते हैं वो एक काम करने के लिए 1 घंटे का टाइम ले रहा है, तो वो वही काम 1 सेकंड के अंदर कर देगा। इतना पावरफुल होता है एक वर्क स्टेशन, ठीक है? तो आपने इसको लिखना है तो कि ये क्या होता है मोर पावरफुल देन नॉर्मल पीसी, है ना? नॉर्मल पीसी या फिर योर पीसी जैसा आपको ठीक लग रहा है। नॉर्मल पीसी या फिर पर्सनल कंप्यूटर है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसी आपने लिख लेना है पर्सनल कंप्यूटर्स, ओके? नॉर्मल या फिर रेगुलर जैसे आपको ठीक लग रहा है वो आपने लिख लेना है। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर में, तो इसको आपने नोट कर लेना है। बाकी देखो इसके अलावा और क्या मैंने आपको बताया, जैसे पीडीए मैंने बताया था, पीडीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना? ये मैंने बताया था पीडीए पूछा जाता है एग्जाम में। इसको बोल देते हैं हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हम इसको बोल देते हैं, है ना? बाकी पीडीएफ में मैंने क्या बताया था कि बेसिकली एग्जाम में यही पूछा जाता है, आप बताओ कि आपके पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर होते हैं जो क्या होते हैं स्मार्टफोन के प्रेडिसर है, मतलब बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन के पूर्वज हैं। तो वो कौन होते हैं सर? हमारे पीडीए होते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर आप लिखना हो तो ऐसे लिख लेना सर, इट दे आर, या फिर ऐसे लिखना पीडीएस आर, इसको ऐसे कर लेना, जो हमारे पास पीडीएस आर द हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स that were predecessors टू आवर स्मार्टफोन, ठीक है? या फिर स्मार्टफोन लिख लो सीधा, स्मार्टफोन, ओके? तो जो मैं बोल रहा हूँ ना अपने उस पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, कभी कभी ये हैंग भी करता है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया ये जो मैं बोलता हूँ आपने उसको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो उनको भी क्या करना है, अपनी कॉपी पे अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं धीरे धीरे आपको ऐड करवाता रहूँगा। बाकी एम्बेडेड कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि हमारी वॉशिंग मशीन या फिर माइक्रोवेव या फिर जो कार में जो कंप्यूटर लगे होते हैं ना, चिप लगी होती है, उसको ही हम एम्बेडेड कंप्यूटर बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना? बाकी देखो वर्क स्टेशन का अगर आप एग्जांपल पूछ लो कि सर हमें वर्क स्टेशन का एग्जांपल बता दो कि कौन वर्क स्टेशन यूज़ करता है। तो जो आपके वर्क स्टेशंस होते हैं ना, वो बेसिकली ना अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, तो इंजीनियरिंग में जो हमारे पास टेक्निकल पर्सन होता है जो कैड कैम के ऊपर काम करते हैं या फिर एनिमेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर इसका एग्जांपल हो गया ना कि अगर आप जो बंदे एनिमेशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमेशन चलाने के लिए ना काफ़ी हाई एंड ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं, हाई एंड प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। तो उस टाइम पे जो उनका सिस्टम होता है वो एक वर्क स्टेशन की तरह काम करता है, क्योंकि उनका जो एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर होता है ना ये काम करने के लिए, वो उसी सिस्टम पे चलते हैं जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं, है ना? जैसे मान लेते हैं मेरे सिस्टम में 8 जीबी की रैम है, तो उनका जो सिस्टम होगा उसमें कितना रैम होगा, मान लेते हैं 32 जीबी 64 जीबी, तो उसकी रैम ही होगी, इतनी उनकी रैम होगी। तो देखो मेरे से कितने पावरफुल हैं, ऑब्वियसली कितने पावरफुल होंगे, क्योंकि उनकी रैम का साइज़ इतना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरे से ऑब्वियसली कंप्यूटेशनल पावर भी उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना? तो वही अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं कि अगर जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है वो 1 मिनट में मान लेते हैं कि 1 मिनट में 1000 इंस्ट्रक्शन या फिर 100 इंस्ट्रक्शन निकाल देता है, मतलब आउटपुट निकाल देता है उनकी। तो जो इनका वर्क स्टेशन होगा वो 1 मिनट में कितनी निकाल देगा? 1 मिलियन निकाल देगा। इतना काम कर सकता है, हमारे से इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वर्क स्टेशन के एग्ज़ाम्पल आ गए जो हमारे पास एनिमेशन जहाँ पे कोई बंदा यूज़ करता है। बाकी जो हमारे पास जो कैड कैम करते हैं ना, जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, तो वो भी इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एग्ज़ाम्पल होते हैं वर्क स्टेशन के, और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हमारा नॉर्मल पीसी भी तो वो काम कर सकता है। पर आपने ये समझना होता है कि नॉर्मल पीसी हाई एंड के काम नहीं कर सकता है। वो हमेशा जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको कर सकता है। बाकी और क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जैसे हमारे पास सर माइक्रो कंप्यूटर आया था, स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, कब आए थे माइक्रो कंप्यूटर? ये भी पूछा जाता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, जो हम पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं घर में, है ना? इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको माइक्रो कंप्यूटर बोल देते हैं। तो सर माइक्रो कंप्यूटर आए कब थे? ये बेसिकली आपके 90s 70s में आए थे, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? अपना पीसी बोलते हैं ना, वही उनको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में? माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हो सके तो नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो देखो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखे जाए तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज द डाटा दैट नीड्स टू बी एक्सेस्ड। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा बन जाएगा? तो बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक टेप ड्राइवर्स आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज। देखो यहाँ पे ना, ये मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक टेप हम रखते हैं जब अगर हमें स्टोरेज रखना होता है ना?
नॉट सुटेबल फॉर अच्छा यहाँ पे बात करिए रैंडमली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट, यहाँ पे नोट लिखा है ना, यहाँ पे लिखा था ना कि सुटेबल होते हैं रैंडमली एक्सेस, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारे पास एक तरीके से करेक्ट हो जाती है। लिखा है देयर आर नो एड्रेसिंग इन अ मैग्नेटिक टेप, कि यहाँ पे कोई भी एड्रेसिंग नहीं होती है मैग्नेटिक टेप में, है ना, क्योंकि ये बात तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके से इनकरेक्ट है। क्योंकि मैग्नेटिक टेप में एड्रेसिंग क्यों नहीं होती है, मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको मैग्नेटिक टेप के बारे में बताया था ना, तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास एड्रेसिंग चलती है वो कैसे चलती है, सीक्वेंस में चलती है। किस में चलती है बेटा, वो सीक्वेंस में चलती है, कि सबसे पहले एक डाटा जाएगा, फिर अगला जाएगा, फिर अगला जाएगा, मतलब एक सीक्वेंस में क्या होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मान लेते हैं मैंने हेलो लिखा है, ठीक है, HELLO लिखा है, मैं इसको आगे किसी को भेज रहा हूँ, तो ये कैसे जाएगा, हेलो, सबसे पहले H जाएगा, ओके, फिर उसके बाद E जाएगा, मतलब सीक्वेंस में जाएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जाएगी, फिर अगले बाद L जाएगा, फिर उसके बाद अगला L जाएगा, फिर लास्ट में O। तो ये क्या होता है, एक तरीके से सीक्वेंसली हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, सेकंड हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बन जाएगी, क्योंकि देयर इज नो एड्रेसिंग इन मैग्नेटिक टेप, की एड्रेसिंग क्यों नहीं होती है, बेसिकली एड्रेसिंग उसमें होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाली। फिर नेक्स्ट लिखा है द मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल, देखो वर्टिकल कॉलम तो होते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये कॉलम ही है सारे, देख रहे हो ना, जो मैंने यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे एक कॉलम्स ही होते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लो, ठीक है। वर्टिकल कॉलम अगर इसको बात कर लेते हैं तो ये फ्रेम बन जाते हैं, और इसको रो की बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रैक बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एग्जाम रेलिवेंट होती है, और अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे ना, तब आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि आपने शायद डायग्राम नहीं देखी होगी, तो आपने ये क्या करना है, आपका ये होमवर्क भी रहेगा, आपने मैग्नेटिक टेप्स की ना डायग्राम देखनी है, कि वर्टिकल कैसे उसको फ्रेम करते हैं, हॉरिजॉन्टली हम इसको कैसे चैनल या फिर ट्रैक्स की फॉर्म में देखते हैं। तो ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकंड हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बनता है, fill in the blank, record everything you type on a PC in order to obtain your login name, password and other sensitive information, ठीक है। बेसिकली इसको हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम बोल देते हैं हम की लॉगर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि की लॉगर हमारे पास क्या होते हैं, एक तरीके से काफ़ी हार्मफुल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, क्योंकि की लॉगर क्या करते हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन टाइप करते हो ना अपने सिस्टम के ऊपर, उनको ट्रैक करने का काम भी करता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि मैं साइबर कैफ़े में जा रहा हूँ और उसने अपने सिस्टम में की लॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, तो मैं जो भी अपनी की वहाँ पे एंटर करूँगा, चाहे मैंने अपने पर्सनल डिटेल या फिर कुछ भी एंटर करी है, तो वो उसको कहीं न कहीं उसकी कोई टेक्स्ट फाइल होगी, वहाँ पे उसको वो सेव करता रहेगा, और जो पर्सन है, जो वहाँ पे काम करता होगा, वो उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ईज़िली देख पाएगा। तभी बोलते हैं हम कि जो हमारा की लॉगर होता है, वो इसीलिए काफ़ी डेंजरस होता है। वो आपकी आपसे बिना आपके मतलब पता लगे, वो आपकी जो भी कीज़ होती हैं, उनकी एंट्री कहीं न कहीं सेव करता रहता है, और उस एंट्री में शायद आपका पासवर्ड भी होगा, शायद आपका मोबाइल नंबर भी होगा, शायद आपकी कोई पर्सनल बात होगी जो आप किसी को शेयर कर रहे हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है। तो वही लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू टाइप ऑन ए पीसी ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉगिन नेम, पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या कौन करता है, ये बेसिकली की लॉगर वो काम करता है। तो ये मैंने आपको बताया था। बाकी देखो इसमें और क्या-क्या मैंने बताया था कि स्पाईवेयर होते हैं हमारे पास। स्पाईवेयर क्या करते हैं, सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं यूज़र की एक्टिविटी को। इसके अलावा सेंड करते हैं डाटा किसी थर्ड पार्टी को, है ना। स्पाईवेयर मैंने बताया था क्या करते हैं, मान लेते हैं मेरा दोस्त आएगा, मुझे इसके ऊपर जासूसी रखनी है, तो मैंने इसके मोबाइल के ऊपर अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। तो वो सॉफ्टवेयर में मैंने उससे परमिशन माँग ली, कैमरा की, माइक्रोफ़ोन की, उसकी लोकेशन की, ये सारी इससे मैंने इन्फॉर्मेशन माँग ली। तो जैसे-जैसे वो कोई बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसकी सारी कहीं न कहीं मैं उसको अपने स्टोर करके रख रहा हूँ। और जैसे वो अपना इंटरनेट ऑन करेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली उसके ऊपर जासूसी रखने का काम कर रहा हूँ। है ना? तो ये सारी जो चीज़ें थी मैंने आपको पहले भी बताई थी, और आपने इनको क्या करना है, अच्छे ढंग से रिवाइज़ करना है। बाकी मैंने एक आपको चलो आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा, ऐसा कौन-सा वायरस होता है जो अपने आप को क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, और वो स्प्रेड होता है ओवर नेटवर्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको समझाया था ये। आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा, फिल इन द ब्लैंक, इज़ अ इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग malware that spread across network without user action, विदाउट यूज़र एक्शन। तो ये कौन होता है? ये आप मुझे क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके बताएँगे इसके बारे में। आज आपका होमवर्क रहेगा।
क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार समझा दी ये चीज़ें, अब तक आपको ये सारी याद हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच इन एमएस वर्ड 365 कंट्रोल ई इज़ द शॉर्टकट कमांड। तो शॉर्टकट कमांड किसकी होती है? कंट्रोल ई। मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया है कि कंट्रोल ई हम कब यूज़ करते हैं बेटा, हम यूज़ करते हैं जब भी हमें सेंटर अलाइनमेंट करना होता है अपने टेक्स्ट को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो टेलीग्राम पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रोल जे शॉर्टकट कमांड क्या करती है? अगर मैं टेलीग्राम जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था वहाँ पे कि कंट्रोल जे शॉर्टकट कमांड क्या करती है? तो वो बेटा जस्टिफाई करने का काम करती है, और मैंने जस्टिफाई आपको समझाया भी था, तब भी बच्चों ने वहाँ पे गलत किया है। मैंने क्या बताया था जस्टिफाई होने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं ये आ गया हमारे पास एमएस वर्ड की कोई शीट, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने अपना कुछ टेक्स्ट लिखा है, यहाँ मान लेते हैं दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके मैंने अपना टेक्स्ट लिखा है। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटर और जस्टिफाई में। मान लेते हैं अभी मैंने इसके ऊपर सेंटर अप्लाई कर दिया, जो ये टेक्स्ट था इसके ऊपर मैंने सेंटर अप्लाई कर दिया, तो सेंटर का अप्लाई कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दिस इज माई बुक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट मेरा पहले लेफ्ट साइड पे था ना, अब ये दिख रहा है ना, अब ये मेरा टेक्स्ट कहाँ पे है सर, ये हमारा लेफ्ट साइड पे है। तो जब मैं कंट्रोल ई यूज़ करूंगा इसको सिलेक्ट करने के बाद, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ कर ली, मैंने यूज़ कर ली कंट्रोल प्लस ई। तो जैसे मैंने कंट्रोल ई यूज़ करी तो मेरा टेक्स्ट कहाँ पे चला जाएगा, पेज के सेंटर में चला जाएगा। तो पेज का सेंटर मान लेते हैं, ये आ गया मेरा पेज का सेंटर, ठीक है, ये आ गया मेरा पेज का सेंटर। तो ये ऐसे करके टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेज के सेंटर पे चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जब मुझे किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना है तब हम कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं। अब दूसरा चीज़ आ जाती है हमारे पास जस्टिफाई करने का। अब जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, इसको जस्टिफाई करने को ऐसा समझ लो आप, जैसे यही चीज़ आ गई सेम, है ना। अब यहाँ पे जस्टिफाई का मतलब क्या है कि दिस, अब यहाँ पे इज माई, यहाँ पे आ गया बुक, ऐसे कर लो, ऐसे करके आ गया, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, दिस इज माई बुक, ठीक है, ऐसे करके वहाँ पे इतना स्पेस आ गया। अब आपका जस्टिफाई में आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे सर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बन जा रहा है, यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा खाली हो गया, यहाँ पे थोड़ा और स्पेस खाली हो गया। तो इसका मतलब क्या सर, अब जब जस्टिफाई करते हैं इसका मतलब है कि वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से भी उतना स्पेस लेता है जितना वो अपने राइट हैंड साइड से स्पेस लेता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ये वाला एरिया इसने स्पेस में लिया है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। मान लें सर, इसने जो ये वाला अपना एरिया लिया है और जो इसका ये वाला एरिया है, ये क्या होगा सर, एक बराबर होगा। जितना स्पेस इसने अपने राइट हैंड साइड से लिया उतना ही स्पेस इसने अपने लेफ्ट हैंड साइड से लिया, ठीक है। इसका मेन मतलब क्या होता है, कंटेंट को क्या करना, कंटेंट को उसके लेफ्ट और राइट तक खींच के पहुंचाना, ये मतलब होता है। कंट्रोल ई का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को जितना हो सके जहाँ पे वो सेट आ रहा है सेंटर में आना चाहिए, उसका ये मतलब होता है, टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए। तभी वो, जब मैंने इसको सेंटर में किया तो वो कैसे आ गया था, दिस इज माई बुक, और वो बेसिकली दोनों साइड से क्या होगा, बेसिकली उसको उसने क्या देखा कि वो सेंटर पे है कि नहीं है, जैसे वो सेंटर पे आ गया तो वो अपने आप एडजस्ट हो गया। पर जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई उसकी टेक्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड से भी देखता है और उसके राइट हैंड साइड से भी देखता है कि उसको लेफ्ट पे भी पहुंचाना है और उसको उसके राइट हैंड साइड पे भी पहुंचाना है। उसको कोई मतलब नहीं है कि बीच में कितना स्पेस आ रहा है किसी के बीच में और किसी के बीच में कोई स्पेस आ रहा है कि नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है ना। उसका मेन मतलब होता है कि उसको जस्टिफाई करना है एक तरीके से। तो यही चीज़ मैंने पूछी थी और बच्चों ने काफ़ी गलत करी, तो मैंने यहाँ पे समझा दी कि जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि जब आपको लेफ्ट और राइट साइड से एक तरीके से इक्वली कोई स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वली कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, एडजस्ट करनी है ना। तो वही क्वेश्चन था, आप वहाँ पे देख लें एक बार फिर से जाके ना, अब आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि क्या उसका सर राइट आंसर होता। ओके, बाकी देखो इससे मिलते-जुलते मैंने आप वैसे तो पता नहीं कितनी बता दी हैं, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइन, कंट्रोल ई फॉर सेंटर, कंट्रोल जे फॉर हमारा जस्टिस के लिए होता है, मतलब जस्टिफाई के लिए होता है। फिर कंट्रोल बी हमारा बोल्ड के लिए होता है, कंट्रोल आई हमारा इटैलिक के होता है, कंट्रोल यू हम किसी के लिए यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल जेड हम अनडू के लिए करते हैं, कंट्रोल वाई हम रीडू के लिए करते हैं ना। तो ये मैंने सारे आपको बताई थी। कंट्रोल होम और कंट्रोल ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई थी आपको कि बेटा जब हम कंट्रोल होम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि गो टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, गो टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब अगर हम आपको स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तब आप यूज़ करते हो किसका, कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हो। अगर आप होम का यूज़ करते हो नॉर्मल, तब आप कहाँ जाते हो, बिगिनिंग ऑफ लाइन, बिगिनिंग ऑफ लाइन, कि लाइन की शुरुआत में जब आपको जाना है तब आप सिंपली होम का यूज़ करते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस हमारे पास एंड आता है एक, है ना। ये सारे मैंने आपको बताएंगे, एग्जाम रेलिवेंट बनती हैं ये हमारी। कंट्रोल एंड कब यूज़ करते हैं, बेसिकली जब हमें कहाँ जाना होता है, गो टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट,
ठीक है? जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का एंड अगर हमें वहाँ पे जाना है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे पास और कौन-सी कमांड आ जाती है, इसी बात कर देते हैं। एंड कमांड आ जाती है ना, एंड से हम क्या जाते हैं, अगर गो टू द एंड ऑफ लाइन, इससे हम क्या कर देते हैं, एंड ऑफ लाइन पे जाते हैं। गो टू एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स में ही समझाई थी, पर यहाँ पे मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको एंड पे जाना है डॉक्यूमेंट के, तब आप कंट्रोल एंड का यूज़ करोगे, और आपको लाइन के एंड पे जाना है, तब आप एंड का यूज़ करोगे, है ना? अब देखो, ये ऐसे नहीं समझना है कि सर मतलब दोनों का एक ही है। इसका मतलब ऐसे ऐसे समझ लो, जैसे आपने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ माई समथिंग समथिंग, कुछ भी आपने लिखा है, और यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है, इस जगह आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा है। अब आपने क्या किया, आपका कर्सर मान लेते हैं, अब आपका कर्सर कहाँ पे है, आपका कर्सर यहाँ पे है, सपोज़ करो आपका कर्सर यहाँ पे है। अब आपने यूज़ कर दिया कंट्रोल एंड का, तो जैसे आपने कंट्रोल एंड किया, तो आप कहाँ चले जाओगे, आप यहाँ पे चले जाओगे, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ये कब आएगा सर, जब हमने कौन-सी यूज़ करेगी शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल प्लस एंड का। ये मतलब होता है आप कहाँ चले गए, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और वही चीज़ क्या होती है अगर आपने नॉर्मल एंड यूज़ किया है, ठीक है? नॉर्मल अगर आपने क्या किया है, एंड यूज़ किया है। मान लेते हैं आप सपोज़ यहीं पे हो, और आपने अभी आपने क्या किया, अभी आपने एंड यूज़ किया। तो जैसे आप एंड यूज़ करोगे, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, एंड ऑफ द लाइन। अब आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? इसको हम क्या बोल देते हैं, एंड ऑफ द लाइन। और ये किससे आता है सर, जब हम एंड की का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं होती हैं, ठीक है? तो इनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। जिन्होंने नहीं लिखा है, बाकी तो मैंने बेसिक्स में आपको बताया था, जब हम बेसिक डिस्कस किए थे, तो मैंने ये सारी शॉर्टकट कमांड पहले ही समझा दी थी, तो उनको आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, होल्ड द एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। तो एड्रेस कौन होल्ड करता है एक्टिव मेमोरी एड्रेस लोकेशन का, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको बताया था कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड वो कौन होल्ड करता है, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करता है, जो करंटली कोई इंस्ट्रक्शन अभी आ रही है या फिर चल रही है, उसको स्टोर करने का काम करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक में भी बताई हैं, और इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक, डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर टू कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये कौन काम करता है, बेसिकली आपका कंट्रोल पैनल करता है। ये कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली आपको सारी अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिख जाती हैं, और जितने आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं या फिर कोई आपने अपना हार्डवेयर बाहर से कोई ऐड किया है, वो सारे का सारा आपको दिख जाता है। कहाँ दिखता है आपको सर, कंट्रोल पैनल के अंदर वो दिखता है ना? तो इसको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका विंडो का हब होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम या फिर सेटिंग या फिर इंस्टॉल या फिर आपको रिमूव करना है या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको चेक करने हैं, तो आप वो भी कहाँ चेक करते हो सर, वो भी हम कंट्रोल पैनल के ऊपर ही चेक करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बाकी आपने याद रखना है कि अभी बेसिकली जो नए सिस्टम है ना, वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल नहीं देखने को मिलेगा, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सेटिंग ऐप से। तो अगर आपको नोट करना है, तो आप ऐसे नोट कर लेना कि सर हम जो हमारी विंडोज़ 10 या फिर 11 है, विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 11 है, इसमें क्या है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है? कि हमारा कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल इज़ रिप्लेस्ड बाय द सेटिंग ऐप। ओके, तो इसको क्या करना है, आपने नोट करके लिखना है, क्योंकि कंट्रोल पैनल जो आपका पुराने सिस्टम होते थे ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलता था, ठीक है? बाकी विंडो 10 और 11 में ना, जो कंट्रोल पैनल की जो सेटिंग्स थी, वो उनको चेंज कर दिया। कहाँ पे आपको मिलेंगी अब वो आपको सर सेटिंग ऐप के अंदर वहाँ पे मिल जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी ये पूछा जाता है कि आपको प्रोग्राम को ऐड करना है या फिर प्रोग्राम को रिमूव करना है, तो वो आप कहाँ से करेंगे? तब भी सर हम कंट्रोल पैनल से करेंगे, है ना? बाकी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो टूल्स होते हैं, है ना? सर्विसेज़ अगर आपको देखनी है, इवेंट अगर आपको देखने हैं या फिर डिस्क को मैनेज करना है, तो भी आप कहाँ से करते हो सर? कंट्रोल पैनल से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? एक मैंने इसी से मिलता-जुलता एक आपको होमवर्क दिया था कि अगर आपको क्या करना है, विंडोज़ में क्या करना है, रन प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया था, सबने राइट आंसर दिया था कि हम किसका यूज़ करते हैं सर, हम विंडो की का यूज़ करते हैं प्लस आर का यूज़ करते हैं। किसके लिए सर, हम जब हमें हमें रन डायलॉग्स को ओपन करना होता है, ठीक है? रन प्रॉम्प्ट बोलो या फिर रन डायलॉग बोलो, जैसा आपको ठीक लगे। अगर हम आपको उसको ओपन करना है, तब उसकी शॉर्टकट कमांड आपने बताई थी, विंडो की प्लस आर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ये तो सारी चीज़ें आती हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट बनती हैं, इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्रिप्टो लॉकर इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टो लॉकर किसका होता है? सर क्रिप्टो लॉकर हमारे पास एक क्या था, हमारे पास रैनसमवेयर। ये काफ़ी पॉपुलर था उस टाइम पे। ये कब था आया था? ये सर हमारे पास 2013 में आया था क्रिप्टो लॉकर, ठीक है? ये बेसिकली एक ऐसा
रैनसमवेयर था जो क्या कर देता था, आपकी फ़ाइल को एन्क्रिप्ट कर देता था और पैसों की डिमांड करता था। वो जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल समझाया था ना, कि मान लेते हैं मैंने आपके सिस्टम को कोड कर दिया, एनकोड कर दिया, और जैसे मैंने एनकोड कर दिया, आप इस अपनी फ़ाइल को चेक ही नहीं कर पा रहे हो, और मैंने वहाँ पे एक मैसेज लगा दिया कि आप इस अमाउंट पे इतने पैसे भेजो, तभी आपका सिस्टम ओपन होगा। तो जो इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, रैनसमवेयर, कि वो हमारे से पैसे की डिमांड करते हैं उनके सिस्टम को अनलॉक करने के लिए, है ना? तो ये कब पॉपुलर हुआ था? ये काफ़ी पॉपुलर था क्रिप्टो लॉकर, ये 2013 में पॉपुलर हो गया था। ठीक है? तो इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो, वर्म्स के बारे में बताया ही आपको ना, कि सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, इंटरनेट के ऊपर स्प्रेड होते हैं, स्पाईवेयर मैंने आपको बताया, एडवेयर मैंने आपको बताया, ठीक है? बाकी इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था कि जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है ना, पॉपुलर है, ठीक है? जैसे ये काफ़ी लोग इम्पोर्टेंट था, क्रिप्टो लॉकर हमारे पास 2013 में आया था। इसके अलावा जो और कौन से इम्पोर्टेंट थे, कि सर एक हमारे पास था वानाक्राई करके, इसका पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कि वानाक्राई कब आया था? सर ये हमारा 2017 में आया था। ये क्या था बेसिकली? सर ये हमारा रैनसमवेयर था। ठीक है? ये भी हमारे पास क्या था, रैनसमवेयर था, 2017 में आया था, और इसने ना, इसका ये क्वेश्चन ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसने ना 150 प्लस कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया था। ये इतना खतरनाक था, ठीक है? इसने इतने कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया था, तभी ये काफ़ी पॉपुलर था। वानाक्राई 2017 में आया था ये। बाकी इससे मिलता-जुलता जैसे 2017 में एक और आया था, नोटपियाटा, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कि क्योंकि दोनों साथ-साथ में आए थे। नोटपेटा ये कब आया था? ये भी आपका 2017 में आया था। अब ये बेसिकली एक रैनसमवेयर था, पर एक तरीके से ना हम इसको हम बोल सकते हैं एक, कि कैसा माल, मतलब एक ऐसा रैनसमवेयर था जो सिस्टम की जो फाइल्स थी ना उनको डिलीट कर देता था। ये इतना गंदा था, ठीक है? इसको तो हम बोल सकते हैं कि एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का था ये, ठीक है? जो हमारे पास नोटपेटा था ना, ये क्या था सर, एक हमारे पास एक ऐसा सिस्टम था जो क्या काम करता था, जो डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है? इसको पूरी तरीके से हम रैनसमवेयर नहीं बोल सकते हैं, पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक वाइपर मालवेयर था, कि जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको वाइप कर देता था। तो वाइपर मालवेयर की कैटेगरी के अंदर हम इसको रख सकते हैं, नोटपेटा। और ये कब आया था? 2017 में आया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो आपने क्या करना है, नोट करनी है। बाकी देखो, आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी रैनसमवेयर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर, जैसे मान लेते हैं मैंने आपका सिस्टम हैक कर लिया, तो मैं अपना अकाउंट नंबर ही दूँगा कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, इस पे आप पैसे डाल दो। है ना? मैं क्या बोलूँगा, मैं एक तरीके से आपको क्या दूँगा, मैं आपसे डिमांड करूँगा कि आप मुझे जो पेमेंट है उसको बिटकॉइन में करो। है ना? बिटकॉइन में करो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी है उस पे करो। मतलब अच्छी टर्म ये है कि क्रिप्टो करेंसी में करो, कि आपको अगर सिस्टम अपना ओपन करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी में मुझे पेमेंट करो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ट्रैक नहीं होती है। ओके? जो क्रिप्टो की जो पेमेंट होती है ना, वो ट्रेस नहीं होती है। तभी जितनी भी इल्लीगल एक्टिविटी या कुछ होती है, तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ काफ़ी मतलब करती हैं, महत्व रखती हैं उस टाइम पे। हाँ, तो बस वही चीज़ आपने याद रखनी है कि ये भी, क्योंकि रैनसमवेयर भी एक तरीके से आपका सिस्टम को ख़राब करना, आपसे पैसे की डिमांड करना, सारे इल्लीगल काम करता है। तो ऑब्वियसली इसकी पेमेंट भी कहाँ से आएगी सर, हमारी क्रिप्टो करेंसी से आएगी। ईज़ी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी देखो, जो सबसे पहला जो एक तरीके से एडवेयर आया था ना, अगर हम बात कर ही रहे हैं रैनसमवेयर की, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास फर्स्ट जो रैनसमवेयर हमने डिटेक्ट किया था, फर्स्ट रैनसमवेयर हमारा कब आया था? रैनसमवेयर हमारा कब आया था? तो ये बेटा आपका आया था 1989 में, ठीक है? ये बेसिकली कहाँ, ये सबसे पहले पूछा जाता है कि ऐसा जो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट रैनसमवेयर था, ये किसकी वजह से स्प्रेड हुआ था, या फिर किसकी हेल्प से ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? तो ये फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है? बेसिकली जो फ्लॉपी मैंने बताई थी ना आपको, कि एक मतलब डिस्क होती है जिसको आप निकाल सकते हो, मतलब प्लग एंड प्ले वाला काम कर सकते हो उसपे, मतलब फ्लॉपी डिस्क पे, है ना? डिस्कलेट का काम करता है कि उसको आप जब मर्ज़ी चाहे उसको निकाल सकते हो डिस्क, और जब चाहे आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो वैसे ही जो रैनसमवेयर था, जो सबसे पहले पॉपुलर हुआ था 1989 में, वो कौन था आपका? फ्लॉपी डिस्क के थ्रू उसको स्प्रेड किया गया था, और उसका नाम क्या था? एड्स ट्रोजन, ठीक है? नाम थोड़ा वैसे है, पर क्या करना, ठीक है? एड्स ट्रोजन है इसका नाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना है, नोट करके लिखना है कि एड्स ट्रोजन क्या था सर, हमारा 1989 में आया था। एक हमारे पास रैनसमवेयर, फर्स्ट रैनसमवेयर था ये, और ये किसकी हेल्प से फैलाया जा रहा था? ये फ्लॉपी डिस्क की हेल्प से इसको फैलाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने क्या करनी है, नोट करके लिख लेनी है अपनी कॉपी पे। ओके? चलो आज के लिए, चलो हम इतना रखते हैं क्रिप्टो करेंसी का, बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो मैं धीरे-धीरे ऐड करवाता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं आधे। फिर नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस के लिए कौन-सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट यूज़र डाटा। इनपुट डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइस।
अच्छा, यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे याद रखना इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज एन इनपुट डिवाइस हेल्प कंप्यूटर टू रिसीव डाटा। देखो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बन जाएगा आपका, कि इनपुट डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखा है इनपुट डिवाइस आर आल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोल तो कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैं देखा तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट ही है ना, कि डाटा इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट यूजर से जो डाटा आता है उसको एक्सेप्ट करता है एक तरीके से, है ना। इनपुट डिवाइस इनको पेरिफेरल्स भी बोलते हैं बेसिकली, है ना, जो कीबोर्ड माउस जो होते हैं वो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऑप्टिकल ओएमआर जो होता है, ठीक है, वो भी एक इनपुट डिवाइस का काम करता है, आपकी जो मार्कशीट होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है, मार्क्स को डिटेक्ट करता है। इनपुट डिवाइस हेल्प कंप्यूटर टू रिसीविंग डाटा, ठीक है, इनकी हेल्प से कंप्यूटर को क्या जाता है, डाटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन क्या करना है, स्क्रैप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इनपुट डिवाइस क्या करती है, एक्सेप्ट करती है यूजर का, कि जो यूजर डाटा देता है ना वो कहाँ से देता है, किसी ना किसी इनपुट डिवाइस की हेल्प से ही देता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल एंड कंज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड टिपिकली इन मैट्रिक मल्टीपल ऑफ बिट्स पर सेकंड। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बैंडविड्थ बोल देते हैं। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था टैंक वाला, कि पानी अगर आप ज़्यादा छोड़ रहे हो और कम छोड़ रहे हो, है ना, जिसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ उसमें क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो वही लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक इज द बिट रेट मतलब एक जो डाटा जा रहा है, ये डाटा अगर मैं इसको कंप्यूटर की फॉर्म में बताऊँ कि ये डाटा 0101 की फॉर्म में अगर ये डाटा जा रहा है, तो ये क्या है, बिट रेट है। बिट रेट अवेलेबल या फिर कंज्यूम्ड इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी, कि कितनी इन्फॉर्मेशन या फिर कितनी जो डाटा है वो कंज्यूम हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक मल्टीपल ऑफ बिट्स पर सेकंड, ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितना जो इन्फॉर्मेशन वो बाहर जा रही है। तो इस चीज़ को हम किससे मेज़र करते हैं, उसके बैंडविड्थ से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो याद रखना है बैंडविड्थ हम किस में मेज़र करते हैं, चाहे आप उसको बिट्स पर सेकंड में मेज़र कर लो या फिर उसको बाइट्स पर सेकंड में मेज़र कर लो, जिसको हम बीपीएस बोलते हैं बड़ा, ठीक है। छोटा भी होगा तो वो बिट्स होता है, याद रखना, छोटा भी बिट्स होता है और बड़ा भी हमारा बाइट होता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर दोनों का मतलब एक ही है, छोटा बी होगा तो बिट्स होगा, बड़ा बी होगा तो बाइट होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम एमबीपीएस की बात कर लेते हैं ना, मेगाबिट्स पर सेकंड, या फिर हम जीबीपीएस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है हमारे पास, जो डाटा को क्या करना है, ट्रांसफ़र कैपेसिटी बोलते हैं, कि कितना आपकी स्पीड है, इंटरनेट की आपकी कितनी स्पीड है ना, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ सिंपली। तो ये सारे पॉइंट हैं, इनको आप क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या है जो नेटवर्किंग के पॉइंट मैंने आपको बताए थे इससे पहले भी, कि जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि थ्रूपुट क्या होता है या फिर हमारे पास लेटेंसी क्या होती है। तो थ्रूपुट का भी मैंने आपको बताया था कि जब भी थ्रूपुट का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि बताओ एक्चुअल डाटा ट्रांसफर रेट अचीव कितना होता है ना? तो उसको किससे मेज़र करते हैं? उसको हम थ्रूपुट से मेज़र करते हैं, है ना? थ्रूपुट मैंने आपको बताया था वैसे भी, कि जब आपको क्या करना है, एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र रेट अचीव्ड, कि कितना हमने डाटा क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह मैंने डाटा भेज दिया, कितना एक्चुअल में वो रिसीव हुआ। वही मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लेते हैं एक मेरा स्टूडेंट है, इसको मैंने बोला 50 किलो सामान है, उसको मेरे घर पे पहुंचा दो, ठीक है, पर वो 50 किलो नहीं पहुंचा पाया, उसने कितना पहुंचाया, 40 किलो ही पहुंचाया। तो मैं क्या बोलूँगा कि मान लेते हैं मेरे घर पहुंचने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा स्टूडेंट है, उसने 5 मिनट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा 40 किलो सामान ही पहुँचाया। पर मैंने उसको कितना बोला था, 50 किलो बोला था, ठीक है? तो जो स्टूडेंट होगी उसकी थ्रूपुट कितनी निकल आएगी, कि वो 5 मिनट में कितना डाटा भेज रहा है या फिर कितना डाटा लेके जा सकता है या फिर कितना भार उठा के लेके जा सकता है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो ही लेके जा सकता है। तो इसी चीज़ को वो टेक्निकल टर्म में क्या बोल देते हैं, थ्रूपुट बोल देते हैं। बस ज़्यादा टफ नहीं है ये। बाकी ये सारी चीज़ें होती है, प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया कि सेट ऑफ हमारे पास क्या होती हैं बेटा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, फिर सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल बोल देते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी देखो जो हमारे पास ब्रॉडबैंड होते हैं उसमें जो मिनिमम बैंडविड्थ कितनी होती है, वो 25 एमबी पर सेकंड होती है डाउनलोड के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में रेलेवेंट होती हैं। बाकी लेटेंसी पूछा लिया जाता है, लेटेंसी क्या होता है, अगर कितना डिले हो रहा है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए, है ना? बात कर लेते हैं लेटेंसी की। ये आपसे पूछा तो नहीं जाएगा कि काफ़ी हायर क्लास में पूछा जाता है। तो लेटेंसी का मतलब होता है कि टाइम डिले फॉर डाटा टू बी
डाटा टू बी ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर। तो ये कौन काम करता है? ये लेटेंसी उसका काम करता है। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल द फंक्शन गिवन द बिलो रिटर्न एमएसबी, जो हमें ये दे रखा है मैच 12, फिर उसके बाद दे रखा है 10, 13, 30, 40, 60 और यहाँ पे दे रखा है 1। तो ये हमें क्या रिटर्न में देगा? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? क्योंकि यहाँ पे देखो लिस्ट, यहाँ पे लास्ट में दे रखा है 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे? इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, एक सेकंड। अगर हम करते हैं 12, 12 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे? मतलब सॉरी, 12 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि 1 का मतलब क्या होता है, मैच फंक्शन मैंने आपको कल ही समझाया था कि ये तो क्या एक्चुअल वैल्यू, ये हमारे पास क्या बेटा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, ये आ गई उसकी रेंज जहाँ पे मुझे ये डाटा देखना है। ठीक है, क्योंकि मैच हमें क्या देता है, बेसिकली हमें पोजीशन देता है कि आपका डाटा जो आपको चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा। और 1 क्या होता है? 1 बताने का काम करता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किस टाइप की है। मैंने बताया था ना 3 केसेस होते हैं, 0 होता है, 1 होता है और एक हमारे पास क्या होता है, -1 होता है ना? तो जो 0 होता है वो होता है एग्जैक्ट मैच। अगर आपको 12 का 12 ही चेक करना है कि 12 आपने बोला है, ध्यान आपको 12 चाहिए और आपको 12 ही ढूँढना है, तब हम यहाँ पे 0 देते हैं लास्ट में तब हम 0 देते हैं। और अगर मुझे क्या चाहिए होता है कि मुझे अपने नंबर से जस्ट छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, मुझे अगर अपने नंबर से क्या चाहिए, 12 से मुझे छोटा नंबर चाहिए। तो 12 से छोटा नंबर देखो कौन-सा है यहाँ पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 है। तो इसका मतलब है कि मुझे मैच फ़ंक्शन क्या रिटर्न में देगा? मुझे मैच फ़ंक्शन रिटर्न में देगा इसकी पोज़ीशन। तो ये कौन से नंबर पे है सर? हमारा ये फर्स्ट नंबर पे ही मिल गया मुझे ये। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके? समझ आ गया ना यहाँ पे क्या मतलब होता है इस फ़ंक्शन का, कैसे मैंने इसको निकाला? देखो, ज़्यादा टफ नहीं है, क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू जो मुझे ढूँढनी है। मैच फ़ंक्शन क्या करता है? मैच फ़ंक्शन सर हमें देता है कि जो आप डाटा ढूँढ रहे हो वो आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है? कौन से नंबर पे मिलेगा? ऐसे आप बोलते हो ना कि हमें जो डाटा है सर कौन से नंबर पे मिलेगा। ठीक है? कौन से नंबर पर हमें मिलेगा। ठीक है? कौन से नंबर पे आपको मिलेगा। तो 12 नंबर कहाँ पे मिल रहा है? या फिर क्योंकि यहाँ पे 3 मैंने क्राइटेरिया बताए थे, 0 बताया था, एक मैंने 1 बताया था और एक मैंने बताया था -1। तो देखो 0 कब यूज़ करते हैं? जब हमें क्या करना है, एग्ज़ैक्ट वैल्यू सर्च करनी है। एग्ज़ैक्ट वैल्यू अगर मुझे सर्च करनी है, क्योंकि यहाँ पे 12 पूछा था और मुझे 12 ही सर्च करना था, तब मैं यहाँ पे जो लास्ट में आप देख रहे हो ना ये वाला, यहाँ पे जो 1 लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता 0। ओके? तब ये क्या करता, जब मैच फंक्शन चलता तो वो देखता 12 है, 12 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 0 लिखा है और मेरे पास मैच केस में कितना है, 12 है। तो ये इस नंबर में देखते हैं, इन सभी में ढूँढता 12 है कहीं पे, 12 नहीं मिला। तो ये मुझे आंसर क्या देता, NA, नॉट एप्लीकेबल। कि जो आप 12 ढूँढ रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो ना 12 = 12, कहीं पे मिला? सर कहीं भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, NA मिलता। कि जिस वैल्यू को आप ढूँढ रहे हो वो आपको आपके रेंज के अंदर नहीं मिला। ये समझ आएगा आपको एग्जैक्ट का मतलब क्या है। अब दूसरा केस आ गया यही 1 वाला। अब 1 वाला केस का मतलब क्या है कि आपको क्या ढूँढना है, जो आपका नंबर है उससे जस्ट छोटा कोई नंबर आपको ढूँढना है। ठीक है? नंबर से क्या करना है सर, इससे छोटा नंबर ढूँढना है। 1 का मतलब है कि जो आपका नंबर होगा, नंबर से छोटा ढूँढना है मुझे, छोटा नंबर ढूँढना है। तो देखो 12 से छोटा कहाँ पे है? बाकी देखो बाकी सारे तो बड़े हैं सारे। और 12 से छोटा कहाँ पे है? सर यहाँ पे है, नंबर 1 पे है। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? इसकी पोज़ीशन मिलेगी। ये कौन से नंबर पे है सर? हमारा 1 नंबर पे है। तो मुझे जो मेरा एक्सेल का सेल होगा वहाँ पे कितना रेफ़रेंस मिलेगा? 1 रेफ़रेंस मिलेगा। कि जिस डाटा की आप तलाश कर रहे हो, वो आपको जो आपका पूरा का पूरा डाटा आपने मुझे दिया है ढूँढने के लिए, उस डाटा में नंबर 1 पे ही वो मिल जाएगा। समझ आ गया ये चीज़? तो यही जो क्वेश्चन था वो एग्ज़ाम में अभी पूछा गया था ये वाला, है ना? समझ आ गया? बाकी इससे बड़ा ढूँढना होगा तो -1 का आप यूज़ करोगे। तो ये मैंने आपको वैसे कल भी समझाया था, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे मैंने इसको निकाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो फिल इन द ब्लैंक सेट ऑफ वायर व्हिच कैरी ग्रुप ऑफ बिट्स इन अ पैरेलल एंड एसोसिएटेड कंट्रोल स्कीम, इट प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिट पाथ बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। तो ये कौन काम करता है बेटा? ये आपका बसेस काम करते हैं। मैंने क्या बताया था? सिंपल मैंने एक चीज़ बताई थी, बस क्या होती है? सेट ऑफ वायर्स। सिंपल एक ही टर्म थी, सेट ऑफ वायर। बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे तो फर्स्ट लाइन देख के ही समझ आ गया कि सेट ऑफ वायर मतलब किसकी बात कर रहा होगा, बेसिकली बसेस की बात कर रहा होगा। बाकी इसने और क्लैरिफाई कहाँ पे कर दिया? कम्युनिकेशन पाथ, कि सेट ऑफ वायर जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर पा रहे हो कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बसेस बोल देते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी मैंने बताया था हमारे पास मतलब बसेस होती हैं 3 टाइप की, एक डाटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है, एक एड्रेस बस होती है ना? मैंने बताया था ना हमारे पास क्या होती है सर, डाटा बस होती है, जिसके हेल्प से आप डाटा भेजते हो। इसके अलावा एड्रेस बस होती है, ठीक है? इसके अलावा आपकी कंट्रोल बस होती है। तो ये 3 टाइप की बसेस होती हैं जो एग्ज़ाम में करनी कितनी बार पूछी गई हैं। डाटा बस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन-सी बस है जो बाई डायरेक्शनल है? बाई डायरेक्शनल हमारे पास कौन-सी मतलब जो दोनों रास्तों से काम कर सकती है, वो डाटा बस होती है। एड्रेस बस होती है हमारे पास यूनि डायरेक्शनल या फिर सिंगल डायरेक्शनल। सिंगल को नहीं लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल लिखा होता है वहाँ पे, तो वो हमारी एड्रेस बस होती है। बाकी इसी तरीके से कंट्रोल बस क्या काम करती है बेसिकली, जो हमारी डिवाइसेज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है? कंट्रोल इन द सेंस कि वो ऐसे सिग्नल भेजेगी, तो भेजेगी कहाँ से भेजेगी सर? किसी न किसी वायर के थ्रू ही भेजेगी, कि अगर मुझे किसी हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी कंट्रोल बस से। तो वो काम कौन करता है? कंट्रोल बस करता है। तो ये बसेस होती हैं जो एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछी जाती हैं, तो उनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है, ठीक है? बाकी एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाए कि बताओ टाइमिंग या फिर जो आपके कंट्रोल सिग्नल होते हैं, वो कौन हैंडल करता है? तो वो सर हमारा कंट्रोल बस करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का काम ही कौन कर रहा है? कंट्रोल बस ही वो काम कर रहा है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनको नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र क्रिएटेड बाय डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो ये कौन-सा आपका एज है। सभी को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउज़र है उसका नाम क्या है, एज है। अब देखो क्या-क्या चीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखा है ओपेरा। ओपेरा का चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारे पास फर्स्ट वेब ब्राउज़र था जहाँ पे टैब्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ किया गया था। बाकी ओपेरा का ये पूछा जाता है कि किसने इसको डेवलप किया था, तो ओपेरा सॉफ्टवेयर ने इसको बनाया था। इस कंपनी का नाम भी ओपेरा ही है। ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। ओके, और क्या पूछा जा सकता है, अगर और ही पूछ लिया कि बताओ कहाँ की कंपनी है ना? तो ये बेसिकली नॉर्वेन कंपनी है ये हमारी, ठीक है? नॉर्वेन कंपनी है हमारी एक। कि ओपेरा कहाँ की कंपनी है? ये सर हमारी नॉर्वे की कंपनी है। ये ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले टैब्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था, और जो ओपेरा है इसने ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये कहाँ की कंपनी थी बेसिकली, किस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम भी ओपेरा सॉफ्टवेयर था जिसने हमें ओपेरा ब्राउज़र दिया था। तो ये 4-5 पॉइंट आते हैं, नोट कर लेना। बाकी एज एज का क्या क्वेश्चन आता है? एज का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इसको बनाया था? एज ने किसको रिप्लेस किया था? ये पूछ लिया जाता है, ठीक है? कि क्योंकि हमें पता है ना कि जो हमारे पास सबसे इससे पहले कौन-सा यूज़ करते थे? तो इससे पहले हम सर इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करते थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर का हम क्या करते थे? यूज़ करते थे, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आईई लिखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना? ये बेसिकली जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था ना, ये हमारे पास ना माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र होता था, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का क्या था? ये हमारे पास ब्राउज़र था। बाकी और क्या-क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र था, प्लस और क्या चीज़ है कि सर ये कहाँ कब से लेके कब तक रहा? तो ये 1995 में मतलब एक तरीके से स्टार्ट हो गया था, मतलब बन गया था 1995 में, और अप्रॉक्सिमेट 2022 में ये क्या हुआ था? डिस्कार्ड हो गया था, या फिर हम बोल सकते हैं रिटायर हो गया था, ठीक है? डिस्कार्ड बोलो या फिर रिटायर्ड बोल लो। अब सर कोई चीज़ रिटायर हुई है तो इसकी जगह कोई और तो आया होगा, तो उसके बाद कौन-सा आ गया था बेटा आपका, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज था, ठीक है? जिसके बाद कौन-सा आ गया था आपके पास? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट का आपका एज, ठीक है? ये फिर से हैंग लग पड़ा करना है ना, ठीक है? तो इसके बाद आपका क्या आ गया था? माइक्रोसॉफ्ट आपका एज आ गया था। मैं ऊपर की इन्फॉर्मेशन थोड़ा इरेज़ कर देता हूँ। ठीक है? तो इसको क्या करना है आपने, नोट कर लेना कि माइक्रोसॉफ्ट सर एज ने इसको क्या किया था? रिप्लेस कर दिया था। ओके? अब देखो एक चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 2020 में रिप्लेस कर दिया था, है ना? क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि 2020 से इसका काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है? और जो सबसे लास्ट जो अपडेट आया था ना, किसका अपडेट आया था हमारे पास? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का था वो 2000 एक तरीके से 22 में ही आया था। उसके बाद इसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया था, ठीक है? 2022 तक, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अभी कोई मान लेते हैं मेरे पास अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टोटली बदल रहा हूँ। मेरे पास पहला वर्ज़न था उसको मैं दूसरे पे जा रहा हूँ, अब इसको टोटली बंद कर रहा हूँ। तो जब मैं एक से दूसरे पे जाऊँगा तो मुझे कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। तो वैसे ही जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ये तब तक चलता रहा जब तक मेरा एज पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हो गया। तो एज मेरा कब बन के तैयार हो गया? ये हमारा 2022 में ये बन के तैयार हो गया। तो इसका मतलब है कि एज जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो भी सर हमारा 2022 तक एक तरीके से चलता रहा, उसके बाद ये टोटली बंद हो गया।
और एज का काम कब से स्टार्ट हो गया था? एज का काम 2020 से ही स्टार्ट हो गया था कि 2020 से 2 साल लग गए इसको एज को बनने के लिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना होता है। बस क्वेश्चन एग्ज़ामिनर क्या करता है, आपको क्वेश्चन घुमा देता है, फिर आप सोचते हो सर यार मतलब हमने तो देखा था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 2022 तक था, पर एज का काम स्टार्ट कब से हो गया था? एज का काम 2020 से स्टार्ट हो गया था, ये आपने याद रखना है। 20 से इसका काम स्टार्ट हो गया था और 2022 में एज भी बन के तैयार हो गया था। और अगर यही पूछ लिया जाए कि कौन-सा जो वर्ज़न था एज का, वो एक तरीके से लास्ट वर्ज़न था, तो एज 11 था, ठीक है? इसको एक बार कन्फर्म कर लेना ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर का शायद 11th वर्ज़न था शायद, है ना? इसको कन्फर्म कर लेना एक बार आप ना, इसका डाउट है मुझे थोड़ा। इसको आप कन्फर्म कर लेना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि क्या था इसका राइट आंसर। कि लास्ट जो आपको एज ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आपको लास्ट वर्ज़न मिला है, वो कौन-सा वर्ज़न था? ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपका लास्ट वर्ज़न। ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वॉर्म का दिया है। ये दोनों आप क्या करेंगे मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? तो ये सारे क्योंकि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये काफ़ी हेल्प करती हैं आपको कांसेप्ट क्लियर करने में, तो इनको क्या करना है अपने अच्छे ढंग से नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा था, ब्रेव दे रखा था। तो ब्रेव एक तरीके से मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, इसका ब्रेव का एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में मतलब रिसेंटली ना, मतलब एक क्वेश्चन था शायद कि ऐसा कौन-सा ब्राउज़र है जो एड्स वगैरह को ब्लॉक कर देता है और ट्रैकिंग वगैरह को ब्लॉक कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो कौन था? हमारा ब्रेव ब्राउज़र था उसका राइट आंसर। ठीक है? तो इसको ऐसे नोट कर लेना कि सर ये हमारे पास क्या था, एक ऐसा ब्राउज़र है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राउज़र। ये इसका क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्राउज़र व्हिच ब्लॉक्स एड्स, इसको आप एडवर्टाइज़मेंट बोलते हो ना, एड्स एंड ट्रैकर्स बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है? इसमें आपको ना जैसे एड्स वगैरह, जैसे गूगल में भी, क्रोम में भी आपको ऐड वगैरह आती है ना कई बार, तो इसमें ये ऐसा ब्राउज़र है जो ऑटोमेटिकली जो आपकी एड्स वगैरह होती है ना, किसी साइट पे चल रही होती है या फिर कोई ट्रैकर वगैरह चल रहा होता है, उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो वो काम हमारा ब्रेव करता है। ठीक है? बाकी देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं, सफारी मैंने आपको बताया ही था कि चाहे आपका मैक है, चाहे एप्पल है, ठीक है? एप्पल का वेब ब्राउज़र बोलते हैं सफारी को। सफारी सर एप्पल का वेब ब्राउज़र, सिंपल। एप्पल का वेब ब्राउज़र। काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है? बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल सेल? देखो सेलेक्ट ऑल सेल ऑफ द करंट रो। अभी आपको क्या करना है, एक पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है। मान लेते हैं आपको ऐसी कोई एक्सेल की वो है, इन्फॉर्मेशन है और आप चाहते हो इस पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना, इस पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो आप। इसके लिए शॉर्टकट कमांड आप कौन सी यूज़ करते हो उसके बारे में पूछा गया है। तो आपने याद रखना है, हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपको एक रो सेलेक्ट करनी होती है तो आप यूज़ करते हो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का आप यूज़ करते हो। ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी ये मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, पूरा-पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है? अगर आपको पूरा-पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का। ओके? रो के लिए मैंने बता दिया शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कॉलम के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसमें कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को काफ़ी, तो उसको क्या करना है, अच्छे ढंग से आपने नोट करके लिख लेना है। ओके? तो चलो बाकी कुछ और होगा तो मैं आपको बता ही दूँगा, बाकी तो मैंने मैक्सिमम आपको चीज़ें कवर करवा ही दी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ़ोल्डर इज़ यूज्ड टू स्टोर डिलीट ईमेल? अगर आपको डिलीटेड ईमेल अगर आप कहाँ पे स्टोर होती हैं आपकी? सर वो हमारी ट्रैश में सेव होती हैं। ठीक है? जो भी आप ईमेल डिलीट कर देते हो ना, वो कहाँ पे चले जाती हैं, वो ट्रैश में चली जाती हैं और कितने दिन तक रहती हैं वो? 30 डेज़ तक रहती हैं। 30 डेज़ के बाद वो क्या हो जाती हैं? परमानेंट डिलीट हो जाती हैं। ठीक है? ये भी कई बार एग्ज़ाम पूछा जाता है कि जो आप डाटा डालते हो ना ट्रैश वगैरह में, वो कितने दिनों बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है? वो सर हमारी 30 डेज़ के बाद डिलीट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको भी क्या करना है आपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है? बेसिकली जो ट्रैश होता है ना, आउटलुक में देखा जाता है। जो हमारे पास आउटलुक होता है, जैसे हमारे पास गूगल का जीमेल है ना, वैसे आउटलुक किसका है? सर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस है या फिर ईमेल क्लाइंट है, कौन? हमारा आउटलुक। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। बाकी इससे मिलते-जुलते मैंने आपको पता नहीं कितनी बार समझा दी हैं, बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र कैसे काम करता है, पॉप3 क्या होता है, आईमेप क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या बताई हैं, तो उनको क्या करना है, नोट करके आपने लिख लेना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, फिल इन द नेटवर्किंग डिवाइस दैट फ़िल्टर नेटवर्क ट्रैफिक व्हाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर कम्युनिकेटिंग टू द, इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा सर स्विच, क्योंकि शायद हमने लास्ट टू लास्ट शायद क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे भी सेम डिटो यही क्वेश्चन था और मैंने आपको समझाया था कि स्विच कैसे काम करता है, वो फ़िल्टरिंग कर देता है इसको। तो यहाँ पे आपका फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज, कि मैग्नेटिक स्टोरेज हमारी इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखो, अगर देखा जाए राइट आंसर कौन सा बन जाएगा हमारे पास सर, मेमोरी कार्ड। क्योंकि मेमोरी कार्ड हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं होती है, मैंने क्या बताया था, ये हमारे पास तो फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है हमारे पास, है ना, फ्लैश मेमोरी। सो फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है बेटा, ये हमारे पास ऐसे बोलो आप, सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, मैग्नेटिक नहीं होती है, ये हमारे पास क्या होती है, सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम रेलिवेंट बनते हैं, उनको क्या करना है, नोट करके आपने लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज आल्सो नोन एज माउस पोर्ट। तो माउस पोर्ट किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं, PS2 पोर्ट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मेरी माउस पोर्ट बोल देते हैं। तो इसको आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो, मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बताई थी, अब उसी इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा और ऐड ऑन कर देता हूँ आपको, कि सर जो हमारा माउस का जो पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, ये कितने पिन का होता है बेटा, ये आपका 6 पिन का होता है। 6 पिन मिनी डिन बोलते हैं उसको, ठीक है, 6 पिन जो हमारे पास मिनी डिन कनेक्टर होता है ये हमारे पास, इसका जो पूरा नाम होता है ना, इसको हम बोलते हैं 6 पिन मिनी डिन कनेक्टर। अब देखो, कई बार ना एग्जामिनर इतना ख़राब होता है, वो कलर कोडिंग पूछ लेता है। कलर कोडिंग का मतलब क्या है, बेसिकली जो आपका पिन होता है ना, जहाँ पे इसको आप प्लग करते हो, ये कुछ इस टाइप की होती है पिन, और जहाँ पे आप इसको प्लग करते हो ना, तो उसका अपना कलर कोड होता है। ठीक है, कलर कोड इन द सेंस, मान लो कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, माउस लगा रहे हो, माउस के लिए कुछ ऐसा, वहाँ पे आपका जो प्लग होगा ना, वहाँ पे माउस के लिए कुछ ग्रीन कलर होगा। ठीक है, जो आपका माउस होगा, क्योंकि होगे तो 6 पिन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा, और दूसरे के लिए 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मान लेते हैं पिन आगे। एक आपका आ जाता है, इसको अपना पर्पल समझ लेना इसको ना, ये कलर नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको आप पर्पल समझ लो। ओके, तो देखो, ये एग्ज़ाम में एक बार कितना क्वेश्चन पूछा गया था इतना डीप में, कि जो आपका PS2 पिन होता है, उसमें जो कीबोर्ड होता है, उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, कि जहाँ पे आप उसको कनेक्ट करोगे कीबोर्ड को, उसका रंग क्या होता है। इतना गंदा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर क्या था हमारे पास, पर्पल। ठीक है, किसी जो हमारे पास 6 पेन पर्पल जहाँ पे हमें दिखेगा, कलर दिखेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें हमारा कीबोर्ड अटैच करना है। और वही जो ग्रीन था, ये किसके लिए होता है, ये बेसिकली आपका माउस के लिए होता है, कि यहाँ पे आप अपना माउस लगाओगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे गए थे, बेकार से क्वेश्चन थे, तो आपने याद रखना है बस बेसिकली, कि अगर ग्रीन बोला होगा तो ग्रीन माउस को दिखाता है, और पर्पल हमारा कीबोर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी देखो, ये चीज़ मैंने चलो आपको बताई थी, PS2 हम कब आया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये सारे मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बताई थी, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार आपको, कि जो हमारा PS2 पोर्ट था, इसको IBM ने बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बाकी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल सिस्टम 2 बोल देते हैं इसको ना, PS2 जो है ना इसका, PS2 को हम बोल देते हैं पर्सनल पर्सनल सिस्टम और स्लैश करके 2, ये हम इसकी फुल फॉर्म आ गई बेसिकली, ऐसा बोल लो, है ना। तो कब ये आया था सर हमारा, ये 1987 में आया था। तो ये सारी कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, तो उनको क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से नोट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, जितना हो सके आपने क्या करना है, इनको अच्छे ढंग से अपने नोट्स में लिख लेना है ना। फिर चलो नेक्स्ट और यहाँ पे आज आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिब्रा ऑफिस का इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है लिब्रा ऑफिस सूट का। अब देखो, लिब्रा ऑफिस सूट का मतलब क्या हो, जैसे आप देखते हो ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप देखते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट करता हूँ आपके लिए थोड़ा, तो इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे एक तरफ आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दूसरी तरफ आ गया आपका लिब्रा ऑफिस। और सर इन दोनों का मतलब क्या हुआ, देखो, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आपको एक लाइसेंस खरीदना पड़ता है, लाइसेंस की लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके आप क्या लेते हो, लाइसेंस की लेते हो, लाइसेंस की देने के आपको क्या देने, पैसे देने पड़ते हैं, अमाउंट देना पड़ता है। जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं सर, वो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोप्राइटरी हमारे क्या हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका एग्जाम्पल आ गया सर, हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आ गया। दूसरी तरफ जो हमारा लिब्रा होता है, ये क्या होता है हमारे पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर, फ्री में, मतलब
फ्री में क्या कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ये इसको फ्री यूज़ कर सकता हूँ, पर वही अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर मुझे यूज़ करना है पूरा का पूरा ऑफ़िस, तो उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और देखो इसमें कौन-कौन से प्रोग्राम आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्ज़ाम्पल में जैसे मानते हैं एमएस वर्ड या फिर जो आपका वर्ड। अगर जो लिब्रा में वर्ड है, मतलब सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में जिसको हम वर्ड बोलते हैं ना, वही लिब्रा में हम क्या बोल देते हैं उसको, लिब्रा में उसका इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा जो काम करता है सॉफ्टवेयर, वो कौन-सा होता है, वो राइटर होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम में पूछी गई हैं कि आपका लिब्रा जो डॉक्यूमेंट एडिटिंग अगर आपको करनी है, किसमें करनी है? लिब्रा ऑफ़िस में अगर आपको डॉक्यूमेंट एडिटिंग करनी है, तो लिब्रा ऑफ़िस का अपना कौन-सा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें राइटर आ जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कोई बनाना है, कोई चीज़ एडिट करनी है, तो आप कहाँ जाते हो? सर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाते हैं। तो वैसे ही लिब्रा ऑफ़िस में क्या आ जाता है? राइटर आ जाता है। उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूँ कि अगर आपको पावर पॉइंट यूज़ करनी है। पावर पॉइंट किसकी एग्ज़ाम्पल है? सर ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का एग्ज़ाम्पल है। पर अगर हम बात करें तो लिब्रा ऑफ़िस, तो लिब्रा ऑफ़िस का जो अपना प्रोग्राम होता है उसका नाम क्या होता है? इम्प्रेस। ओके, जो पावर पॉइंट यहाँ पे काम करता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, वैसे ही लिब्रा ऑफ़िस का जो है इम्प्रेस वो एज़ इट इज़ वैसे ही काम करता है। जहाँ पे हम अपनी प्रेज़ेंटेशन वगैरह बना सकते हैं। ओके, बाकी देखो वर्ड आ गया, पावर पॉइंट आ गया। बाकी इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल होता है, तो लिब्रा ऑफ़िस में वो क्या बन जाता है हमारे पास कैल्क बन जाता है। ठीक है? तो ये आपने नोट करके लिख लेने हैं कि एग्ज़ाम्पल मैंने तभी आपको बताया कि बेसिकली वर्ड अगर बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में, तो लिब्रा ऑफ़िस हमारा राइटर इसमें आ जाता है। पावर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, तो वहीं उसका इक्विवेलेंट इम्प्रेस आ जाता है लिब्रा ऑफ़िस में। एक्सेल हमारा यहाँ आ जाता है और कैल्क हमारा लिब्रा ऑफ़िस में आ जाता है। बाकी देखो और हमारे पास क्या बच जाता है, चलो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैं बाद में ऐड करवा दूँगा क्योंकि बाकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इम्प्रेस आ गया मतलब अगर आपको जैसे हम बात कर लेते हैं एमएस एक्सेस की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर लेते हैं, तो वही लिब्रा ऑफ़िस में उसका एग्ज़ाम्पल क्या आ जाता है लिब्रा बेस या फिर इसको आप ऐसे बोलो लिब्रा ऑफ़िस बेस, लिब्रा ऑफ़िस बेस। मेन तो लास्ट की जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं है। ये पूछा जाता है कि बेस किसका है बेसिकली हमारे पास लिब्रा ऑफ़िस का है। तो ये क्या था बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस है, काम दोनों का सेम है, बस एक में पैसे देने पड़ते हैं, दूसरे में पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिब्रा ऑफिस, अब इनमें से कौन-सा लिब्रा ऑफिस का एग्ज़ाम्पल नहीं है? तो देखो कौन-सा बन जाएगा, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास है लिब्रा ऑफिस एक्सेल। क्योंकि लिब्रा ऑफिस एक्सेल नहीं होता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क होता है ना? तो यहाँ पे नोट पूछा है ना नोट, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहते हैं आपके मन में, वो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आप मुझे नीचे उसका कमेंट करके राइट आंसर बता दो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।